कैसे हैं सर आप लोग। सौंदर्य आईएएस की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम भारत के संवैधानिक पृष्ठभूमि के द्वितीय पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 1858 से लेकर 1947 तक का अवलोकन करने वाले हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट जब आता है, यानी 1773 से लेकर 1857 के विद्रोह तक भारत में कंपनी का शासन रहता है। तब कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से हर 20 वर्ष पर चार्टर एक्ट पारित किया जाता था, ठीक है। लेकिन 1858 के बाद जब ये 1857 का जब विद्रोह होता है, उस विद्रोह के बाद से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का आदेश पत्र इलाहाबाद के कंपनी बाग में वर्तमान भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था, और फिर उस दिन से भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के हाथ में चली गई थी। यानी जो कंपनी के हाथ में थी वह हमेशा के लिए ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई, रानी के हाथ में चली गई, और रानी भारत को रेगुलेट करने लगी और इसी को नियंत्रित करने के जो तरीके थे, और भारत ब्रिटेन के एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। और भारत रूपी राज्य को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम पारित किए जाते हैं, जिन्हें हम देखेंगे। पहला अधिनियम आया 1858 में। इसके क्या प्रावधान हैं, वन बाय वन हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके रानी का शासन स्थापित किया गया, जो जैसा कि हमने अभी बताया है। और भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए 2 ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कितने ब्रिटिश अधिकारी? 2। पहले का नाम था भारतीय सचिव और दूसरे का नाम था भारतीय वायसराय। भारतीय सचिव जो होता था यह ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और ब्रिटेन में रहकर भारतीय शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता था। जबकि ब्रिटेन में रहकर शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता था और भारत के मामले में शासन व्यवस्था संबंधित जितने भी चीज़ें होती थी सब संसद में उठाता था। प्रथम भारतीय सचिव बनने का सौभाग्य किसे मिला था? लॉर्ड स्टेनली को। प्रथम भारतीय सचिव कौन बना था? लॉर्ड स्टेनली। यह वायसराय से उच्च पद था। किससे उच्च होता था? वायसराय से। वायसराय छोटा होता था, सचिव उच्च होता था। दूसरा पद क्या था? भारतीय वायसराय। वायसराय के बारे में देखेंगे। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय से तात्पर्य सत्ता का प्रतिनिधि या क्राउन का एजेंट होता है। क्राउन का एजेंट होता है। यह भारत में रहकर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता था, ठीक है। ये प्रथम वायसराय कौन बना? वह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिनके द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने ही हमने बताया आपको कि इलाहाबाद में रानी का आदेश पत्र पढ़ता है 1858 1 नवंबर 1858 को। इसी लॉर्ड कैनिंग को ही रानी का प्रतिनिधि यानी भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1784 नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें के अंदर हमने ये बताया था कि जो कंपनी की व्यापारिक व प्रशासनिक कार्य थे उसको अलग अलग किया गया था प्रीवियस लेक्चर में। तो जो अलग किया गया था, तो इस प्रकार से भारत में 2 शासन व्यवस्था दिखाई पड़ती, जिसे द्वैध शासन बोला गया है। यह 1858 में इस भारतीय शासन अधिनियम के साथ ही इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसकी खास बातें क्या हैं उसको हम लोग ज़रा देख लेंगे। इस एक्ट के समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी, यानी विक्टोरिया प्रथम थी। जो भैया एक्ट आया था उसमें ब्रिटेन की क्वीन कौन थी? रानी विक्टोरिया प्रथम थी। और रानी विक्टोरिया प्रथम को 1876 में भारत की महारानी या भारत की सामग्री घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि भारत की सामग्री कब? 1876 में। ध्यान रखना, विक्टोरिया प्रथम थी, ठीक है।
इस एक्ट के समय अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाए तो लॉर्ड पार्मिस्टन था। यह लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ के साथ ये भी हमें अवलोकन करना चाहिए कि 1947 के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय थी। यानी 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन की जो रानी थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कंपनी दिसंबर 1600 में जब इंग्लैंड में कंपनी स्थापित हुई थी उसमें ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी। ध्यान रखना है, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी, जबकि 1947 के समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। आगे देखेंगे हम इस एक्ट में और क्या हुआ। इस एक्ट के बाद जैसा कि हमने आगे आप डिस्कस बताया था स्टार्टिंग में ही, इस एक्ट के बाद भारत ब्रिटेन के एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। यानी ब्रिटेन के जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड राज्य थे, उसी तरह से भारत भी ब्रिटेन के एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट बस इतना ही इस सेट में है। भारतीय शासन अधिनियम 1861। अब इसके प्रावधान को हम लोग अवलोकन करेंगे। इसमें क्या हुआ था? इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। यानी वायसराय को अध्यादेश का अधिकार 1861। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 अनुच्छेद 130 में भारतीय संविधान में वर्णित है, अगर संसद सत्र में न हो और देश के लिए कोई कानून बनाना आवश्यक हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। किंतु यह ध्यान रखने की बात है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश बनाता है वह सिर्फ 6 सप्ताह तक ही लीगल होता है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। किंतु अगर संसद चाहे, यानी पार्लियामेंट अगर चाहती है, तो जब संसद का गठन हो जाता है तो इस अध्यादेश को पुनः लीगल राइट बनाया जा सकता है, लीगल नियम बनाया जा सकता है और कंटिन्यू प्रोसीजर में लाया जा सकता है। अच्छा भाई, लेकिन जो वायसराय था, वायसराय को जो अध्यादेश दिया गया था उसमें क्या था? वह अध्यादेश 6 माह के लिए होता था। वह जो वायसराय को अध्यादेश दिया गया था वह 6 माह के लिए था, जबकि राष्ट्रपति के लिए सिर्फ 6 सप्ताह के लिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये कोई अच्छा, नेक्स्ट दूसरा प्रावधान क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। यानी जो भारतीय प्रतिनिधि थे पहली बार इसमें शामिल होते हैं। ये दूसरा इसका प्रावधान है। इसके पहले कभी भारतीय प्रतिनिधि कानून बनाने में नहीं शामिल थे। तीसरा प्रावधान, इस अधिनियम द्वारा मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ किया गया। यानी इसी अधिनियम के द्वारा जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति देकर उनको विकेंद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1892। अब 1892 के शासन अधिनियम में क्या प्रावधान है उसको हम अवलोकन करेंगे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बजट पर डिस्कस करने का अधिकार दिया गया था। यानी पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि बजट पे प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता था। यानी ऐसा नहीं है कि तुरंत बजट पे कोई भी प्रश्न कोई भी सदस्य पूछ सकता है, नहीं, 6 दिन पहले इसकी सूचना देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर प्रशासक चाहे तो बिना किसी कारण के उत्तर देने से मना भी कर सकता है। यानी उत्तर नहीं दे सकता, कोई उस पर ये बर्डन नहीं डाल सकता कि नहीं आप बताओ ही। बजट पर मतदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यानी बजट पर किसी प्रकार का कोई मत देने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग बजट के बारे में देख लेते हैं कि बजट क्या है आखिर में।
बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1919। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, अच्छे से। 1919 में अधिकार दिया गया था, तब प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसको आंसर देना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर इसके पहले आंसर देना जरूरी नहीं था, प्रशासक के मन पे होता था दे या न दे। बजट क्या होता है सभी को पता है। बजट का मतलब होता है कि एक ऐसा विवरण जिसमें सरकार की सभी आय व व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट के बारे में अनुच्छेद 112 में भारतीय संविधान में वर्णित है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट को क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बजट के लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में इसमें चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1909। भारतीय शासन अधिनियम 1909 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या ऐसी चीज़ें वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। 1909 में क्या हुआ था? इस अधिनियम के समय भारतीय सचिव मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले, और वायसराय लॉर्ड मिंटो था। अब सचिव क्या होता है? वायसराय हमने डिस्कस किया। भारतीय सचिव मार्ले था, वायसराय लॉर्ड मिंटो था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार इसलिए बोला गया क्योंकि लॉर्ड जो मार्ले था, मार्ले क्या था? सचिव था, और लॉर्ड मिंटो क्या था? वायसराय। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, लॉर्ड शब्द से, लॉर्ड का मतलब ये मत समझना कि इनका सरनेम है। लॉर्ड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर होते थे उन्हीं के नाम के आगे लॉर्ड लगता, जैसे लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इस तरह से जो भी लॉर्ड वाले शब्द आते हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान हुआ था हम उसको देखेंगे वन बाय वन। इस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यानी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1909 के पीरियड में हम लोग जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 तक में हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। स्वदेशी का आप लोग जानते हैं कि उद्देश्य था स्वदेशी एंड बाइकआउट, स्वदेशी सामान को स्वीकार करना, विदेशी सामान को बहिष्कार करना। और यह आंदोलन इतने बड़े लेवल पे हो गया था और इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बड़े पैमाने पर भागीदारी थी। और इस भागीदारी से अंग्रेज इतने विचलित हो गए थे कि वह इस आंदोलन से मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करने के लिए और अपना हितैषी बनाने के लिए मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अधिकार भी देते हैं। और 1906 में इन्हीं अंग्रेज़ के इशारे से ढाका के नवाब सलीमुल्ला व वजीर आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुस्लिमों को अलग करना था। ठीक है, यहाँ पे और मुस्लिमों को अलग करना था और जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट उसको कमज़ोर करना था। फिलहाल ऐसा पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी ओर मिलाने के लिए मुस्लिमों को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था। अच्छा, और इस अधिकार को देने के बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि हम भारतीयों के बीच में एक ऐसा वैमनस्य की भावना भर देंगे जिसका परिणाम बहुत ही क्या होगा, भीषण होगा, जिसे हम इसी का मतलब फल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रूप में दिखाई पड़ता है, जो बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा, और इसको जैसे ही देता है तो मिंटो, तब मिंटो ने मार्ले को, सचिव को एक लेटर लिखता है और इस लेटर में एक सेंटेंस लिखता है, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुस्लिमों को अलग करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों के इशारे से
ढाका के नवाब सलीमुल्लाह व आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में की गई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह व वजीर आगा खां थे। इसके अध्यक्ष अगर कभी पूछा जाए तो आगा खां थे, जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे। वास्तविक अध्यक्ष वकारुल मुल्क थे। कौन थे? वकारुल। वास्तविक अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? वकारुल मुल्क थे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, 1909 का दूसरा प्रावधान क्या था? भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। हमने आगे आपसे ये डिस्कस किया था कि 1892 भारतीय शासन अधिनियम में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, किंतु वहाँ पर आंशिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। किंतु यहाँ पर भारतीयों को विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करने व प्रतिनिधि करने दोनों का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, इसकी खास बात 1861 में आंशिक रूप से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 1909 में पूरी तरह से शामिल किया गया, जो हमने अभी डिस्कस किया, आपको बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम तीसरा प्रावधान 1909 में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 1909 के एक्ट के समय पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय को सदस्य बनाया गया, यानी पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का मेंबर बनाया गया। इसके पहले कभी नहीं बनाया गया था। और यह सदस्य, यह मेंबर जो पहला सदस्य बना था, यानी प्रथम विधि सदस्य जिसे बोल सकते हैं हम लोग, यह सौभाग्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्राप्त हुआ था। भारतीय सदस्य किन्हें प्राप्त हुआ था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ एक चीज़ ध्यान अच्छा नोटिस करने की बात क्या है, अगर कोई पूछे कि भारत में प्रथम विधिक सदस्य कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था, जो 1833 हमने बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया था। यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोगी था और लॉर्ड मैकाले के कारण ही, लॉर्ड मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले का ही मानना था कि काला शरीर गोरा दिमाग, और इसी लॉर्ड अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में बाबू वर्ग, क्लर्क वर्ग या मध्यम वर्ग का जन्म भी दिखाई पड़ता है, जो आगे हमने एक बार डिस्कस किया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ भारत में कब होता है? अगर इसी के प्रभाव से अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जो प्रॉपरली तरीके से स्टार्ट होता है वो 1833 में माना गया था। ठीक है, अच्छा, 1909 के चौथा प्रावधान क्या है हम उसको देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई, यानी जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें संख्या में वृद्धि की गई। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, तथा राज्य विधान परिषद की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दी गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधान परिषद का गठन हुआ था। जबकि संख्या में वृद्धि की बात होती तो ये कब हुआ था अत्यधिक वृद्धि? 1833 के चार्टर एक्ट। बस इतना ही है। शेष नेक्स्ट लेक्चर में हम 1919, 1933 के चार्टर एक्ट को, चार्टर नहीं क्या बोलेंगे इसको, भारतीय शासन अधिनियम को देखेंगे। चार्टर एक्ट ध्यान रखना फिर से, चार्टर एक्ट कंपनी के शासन के समय होता था, जो 1857 के पहले था, और सेम 1858 के बाद चार्टर एक्ट नहीं, भारत ब्रिटेन का राज्य हो गया, इसलिए भारतीय शासन अधिनियम पारित होते थे, न कि चार्टर एक्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।